नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। दोपहर के 1:30 बजने वाले और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये कि क्या 17 मई के बाद लॉकडाउन खत्म होगा, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से देश को संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन रात 8 बजे एक बार फिर से होगा और इस कोरोना और लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये चौथा संबोधन होगा राष्ट्र के नाम। हालांकि इसके बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात भी उन्होंने 2 बार की है, लेकिन अब यह देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के संबोधन में क्या होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने भी इसको लेकर के ट्वीट किया और कहा कि आज रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री का संबोधन जरूर सुने। इसके अलावा आपको बता दें कि आज दरअसल पीएमओ ने ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे। कयास कई तरह के लगाए जा रहे हैं, कई तरह के राहत पैकेज की उम्मीदें अलग अलग सेक्टर्स लगाकर बैठे हुए हैं। साथ ही साथ तमाम जो कामगार हैं या तमाम जो श्रमिक या मजदूर हैं जो पलायन कर रहे हैं, क्या उनके बारे में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में कुछ होगा, इस पर कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा क्या 17 मई के बाद लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जाएगी या नहीं, सबसे ज्यादा बड़ा सवाल यही। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर संजीव अग्रवाल जो कि पीएचडी हैं टेलीकॉम कमेटी के, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अग्रवाल, आपका बहुत स्वागत न्यूज 24 पर। क्या उम्मीद है सर, आपको क्या लग रहा है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में रख सकते हैं और क्या अपेक्षा आपकी है? सर, हमारे को प्रधानमंत्री के आज के भाषण से काफी अपेक्षाएं हैं। हम समझते हैं कि देश की जो गवर्नमेंट है वो अंडर प्रेशर है और सारी जो चीजें वो चाहती है वो एक साथ नहीं कर पा रही, मगर अब हमें लगता है कि जो प्रधानमंत्री बोलेंगे वो जरूर हमारे को अलाउ करेंगे कि जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, जो 102 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, उसका जो इस पर्टिकुलर साल का 20 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होना था, उसके बारे में वो जरूर बताएंगे। और जो इंडियन इंडस्ट्री बंद हो गई है और बेहाली की कगार पे है, लेबर भाग रही है क्योंकि उसको पैसे नहीं दे पा रही इंडस्ट्री जी, उसके पास अपने सप्लायर्स को पेमेंट देने को नहीं है, तो उनके सप्लायर्स भी अपने लेबर को पेमेंट नहीं कर पा रहे। इस वजह से हमारा पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जो नेशनल इन्वेस्टमेंट प्लान है उसका एक्सपेंडिचर की प्लान बताएगी, नए टेंडर्स निकालेगी, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेके आएगी, जिससे कि इस वक्त इंडस्ट्री को बेनिफिट हो। हमें याद होगा कि हजारों सालों से बड़े बड़े प्रोजेक्ट तभी शुरू होते हैं जब देश संकट में होता है। याद आता है बड़ा इमामबाड़ा या कोई भी जोधपुर का महल, जब भी कोई बड़े प्रोजेक्ट लाए जाते हैं वो समय जब खराब होता है तभी लाए जाते हैं। वो सिर्फ सरकार कर सकती है, इंडस्ट्री के पास पैसा नहीं है। टेलीकॉम इंडस्ट्री को भारत नेट में करीबन 200 लाख करोड़ फाइबर यूज करना है, जिसका करीबन 5 से 8% फाइबर ही अभी इंस्टॉल्ड है इंडिया में। इंडिया को हर घर में 4G की क्वालिटी पहुंचानी है, फ्यूचर में 5G भी पहुंचाना है। उसके लिए आज इन्वेस्टमेंट जरूरी है और हम मानते हैं कि प्रधानमंत्री इस बारे में आज जरूर बात करें। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जो आपकी अपेक्षाएं हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में वो तमाम चीजें शामिल हो। इस बीच मेरे साथ अलग अलग मेरे सहयोगी भी लगातार जुड़े हुए हैं। न्यूज रूम से मेरे साथ अमित कुमार बने हुए हैं, तो वहीं मुंबई से विनोद जगदाले हैं और भोपाल से मेरे साथ मेरे सहयोगी विपिन बने हुए हैं। विनोद, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं क्योंकि देखिए, अगर मुंबई और महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर लगातार गंभीर स्थिति बनी हुई है, चिंताजनक है सिचुएशन। ऐसे में क्या अंदाजा लग रहा है या क्या कयास लगाए जा रहे हैं, क्या महाराष्ट्र को लेकर के अलग से कोई जिक्र होगा प्रधानमंत्री के संबोधन में? देखिए, अलग जिक्र तो जरूर होगा। महाराष्ट्र की अगर बात करें, मुंबई की बात करें, खास करके देश की आर्थिक राजधानी है, कोरोना के मामले लगातार यहां पर बढ़ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कल पीएम से बात की। उन्होंने कुछ महाराष्ट्र के मुद्दे भी उनके सामने रखे हैं। उन्होंने सबसे पहले एक अहम मुद्दा वहां पर रखा है कि राज्य की आर्थिक स्थिति काफी बिगड़ती जा रही है। जो जीएसटी का रिफंड महाराष्ट्र सरकार का है, जो केंद्र से आना है, वो उन्हें तुरंत मिले। इसके अलावा जो सेंट्रल टैक्सेस में जो हिस्सेदारी महाराष्ट्र की होती है, उसका भी बकाया केंद्र सरकार के पास बाकी है, तो वो पैसे तुरंत उनको मिलने चाहिए। इसके अलावा जो फसल ऋण है किसानों को, वो तुरंत से तुरंत वहां पर देना जरूरी है, ये उद्धव ठाकरे ने पीएम को बताया। इसके अलावा खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पीएम से ये भी कहा है कि लॉकडाउन अगर बढ़ता है तो किस दिशा में आगे जाकर बढ़े और किस एक ठोस दिशा वो हमें बताए केंद्र सरकार, तो वो ठोस दिशा पाने के बाद राज्य उस पर अमल जरूर करेगा। आज महाराष्ट्र की मैं बात करूं, ग्रीन जोन जो इलाका है, इन इलाकों में 25,000 उद्योग फिलहाल चल रहे हैं। तो राज्य सरकार ये चाहती है कि जो जोन का जो बंटवारा केंद्र सरकार ने किया है, उसमें भी पैरामीटर अलग होना चाहिए, ये भी मांग वहां पर है। अब महाराष्ट्र के बारे में या देश के अन्य राज्यों के बारे में पीएम क्या घोषणा करते हैं, ये 8 बजे देखना जरूरी होगा। लेकिन महाराष्ट्र के लोगों का, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है या राज्य सरकार है, उनकी काफी अपेक्षा है केंद्र सरकार से, क्योंकि राज्य की जो स्थिति है, आर्थिक हालात है, वो काफी खराब है, किसानों की समस्या अलग है, तो उन पर भी पीएम क्या राहत देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन विपिन, मध्य प्रदेश की अगर बात कर ले तो वहां पर भी कोरोना की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। हालांकि वहां पर इंदौर में जिस तरह से मामले सामने आ रहे थे, लगातार जो आशंकाएं थी उसमें कहीं ना कहीं कमी आई, लेकिन आज कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश को भी लेकर के अलग से किसी तरह के किसी जिक्र की उम्मीद है, या फिर वही जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश के हिसाब से जिस तरह की बात अपने रखेंगे, क्या लगता है आपको कि क्या मध्य प्रदेश के लोगों को उम्मीदें हैं? क्योंकि मध्य प्रदेश में भी 4,000 के आसपास जो है कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। और ऐसे में अगर मैं बात करूं कि कल जिस तरह से जो मुख्यमंत्रियों से बात की गई है प्रधानमंत्री ने, और उसमें जो शिवराज सिंह चौहान है मुख्यमंत्री, उन्होंने जो अपनी बात रखी, उन्होंने 4-5 ऐसी बातें हैं जिनको सामने रखा था और जिनको लेकर उम्मीद भी यहाँ पर ये की जा रही है कि प्रधानमंत्री अगर जब अपनी बात रखेंगे तो उन बातों को भी तहजीब देंगे। कुछ चीजें हैं जिस तरह से जो घंटों की बात करूं तो 7 से 7 बजे का जो वक्त है उसको लेकर बात की गई थी, प्रधानमंत्री की तरफ से इस तरह की बातें की गई थी। दूसरा, सबसे जो आज की स्थिति है देखी जा रही है मध्य प्रदेश में, वो है उद्योग। तो उद्योगों को लेकर जो फैक्ट्रीज हैं उनको जो है खास तौर पर, लेकिन रेड जोन जो है, रेड जोन अगर मैं बता दूं मध्य प्रदेश में 41 जिलों में जो है कोरोना की स्थिति है 52 जिलों में से, जिनमें 9 ऐसे इलाके हैं इंदौर भोपाल के अलावा 9 जगह हैं जहाँ रेड जोन है। उन स्थानों को छोड़कर बाकी जो जगह इस तरह की गतिविधियां शुरू की जाए, इस तरह की उम्मीद की जा रही है कि वहां पर आर्थिक तौर पर काम शुरू की जाए। इस तरह से जो बात प्रधानमंत्री से की जाएगी, जाहिर सी बात है कि ये बात भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपनी बात रखी थी। क्योंकि अभी जो मौजूदा स्थिति में जो प्रवासी मजदूरों की बात की जाऊं तो मध्य प्रदेश में जो दावा किया जा रहा है कि करीब 2 लाख प्रवासी मजदूर है जो यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन वही परिस्थितियां हैं कि आखिरकार आर्थिक तौर पर जो सबसे बड़ा संकट है मध्य प्रदेश में, क्योंकि जो फैक्ट्रीज हैं, हालांकि शिवराज सिंह चौहान जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने कुछ दिन पहले ऐलान किया था तो उसमें कुछ ढील दी गई है, लेकिन वो ग्रीन जोन में दी गई है। लेकिन जो जिन जगहों का मैं जिक्र कर रहा हूँ, रेड जोन इलाके, चाहे भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर के जो 9 इलाके हैं, उनमें जहां पर सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू जनरेट होता था, जो फैक्ट्रीज थी, चाहे इंदौर की बात की जाए, तो वहां से कहीं ना कहीं सरकार को आर्थिक तौर पर किसी तरह की कोई मदद मिलने की यहाँ पर उम्मीद नहीं है। चाहे वो अगर लॉकडाउन बढ़ता भी है तो ऐसी स्थिति में या ढील भी दी जाती है, तो ये जगह फिर भी यहाँ पर रेड जोन में, यहाँ पर इस तरह की कोई स्थिति नहीं बन रही। यहाँ पर अमित कुमार भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं न्यूज रूम से मेरे साथ। अमित, क्या लग रहा है, क्योंकि ये एक बहुत क्रूशियल टाइम है, ये ऐसा टाइम है जब चारों तरफ से केंद्र सरकार पर प्रेशर है, हर एक राज्य कहीं ना कहीं राहत पैकेज की उम्मीद लगाए बैठा है, हर एक राज्य जीएसटी की जो बकाया रकम है वो कह रहा है कि उसको रिलीज कर दिया जाए, हमें अपने वहां पर जरूरत है, हर एक सेक्टर कहीं ना कहीं कुछ उम्मीद लगा रहा है। क्या लगता है कि ये सभी उम्मीदों को पूरा कर पाना कितना मुश्किल, कितना चुनौतीपूर्ण? निश्चित तौर पर बहुत ही ज़बरदस्त दबाव आप कह सकते हैं केंद्र सरकार पर है कि हर राज्य की अपनी बातें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो ये है, जो सबसे बड़ी चिंता है अगर आप कहें केंद्र सरकार की, तो पिछले कुछ दिनों में, पिछले 10 दिन की अगर हम बात करें, लॉकडाउन 3 के बाद से बात करें,
तो लगातार जो कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, उसमें जबरदस्त उछाल आया है। डबलिंग की जो तारीख है वो घटती जा रही है, दिन घटते जा रहे हैं। तो ये ऐसी चीज है जिसको लेकर चिंता। लेकिन दूसरी चिंता ये है कि लोगों की जान बचानी है, तो साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि कैसे अर्थव्यवस्था को दुरुस्त रखना है। क्योंकि कहीं ना कहीं हर राज्य जो पिछले 40 दिन लगभग 2 महीने हो गए हैं जब उनकी हालत खराब हो गई है, सारे उद्योग धंधे बंद हैं, सारे जो आर्थिक जो एक्टिविटीज थे वो पूरी तरह से बंद है। ऐसे में राज्य सरकार को एक तरह से बैंकरप्ट की स्थिति होती जा रही है। उनके लिए बहुत ही जबरदस्त दबाव है और इसीलिए केंद्र सरकार क्योंकि हालात भले ही बिगड़े हो कोरोना संक्रमण को लेकर, इसके बावजूद राज्य सरकार तैयार है कि हर हाल में वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को खोले। और इसीलिए कल की जो मीटिंग हुई थी, जो 5वीं मीटिंग थी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के बीच, उसमें सबने यहां तक कह दिया कि आप कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी सारे जगहों पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज की इजाजत दी। प्रधानमंत्री ने यहां तक कि रेल को लेकर चिंता जताई। कई राज्यों ने यह कहा कि रेल और जहाज यात्राएं अभी शुरू नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्थिक गतिविधियों के लिए बहुत जरूरी है। और दूसरी बात कि हमने बहुत ही चुनिंदा रूट्स पर यह रेल सेवा शुरू किया है, जो आज से शुरू हुआ है, और बाकी जगहों पर जल्दी शुरू नहीं होगी। लेकिन चिंता केंद्र सरकार की है और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री ने यह कहा कि जो डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, जो 2 गज दूरी के साथ हमें आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाना होगा। तो निश्चित तौर पर अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री जब संबोधन करेंगे। जी, तो अमित, मैं एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा कि देखिए, जीवन और जीविका दोनों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इनके बीच में सामंजस्य कैसे स्थापित किया जाए। कुल मिलाकर के यही लग रहा है अमित कि अपने संबोधन में प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं इसे बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या सबसे बड़ी चुनौती यह नहीं है कि लोग इसको इंप्लीमेंट करें? क्योंकि हमने देखा, चाहे वो शराब की दुकानें खुली तो हमने देखा क्या हालत है। जो तमाम मजदूर इस वक्त नाराज हो रहे हैं, सड़कों पर हैं, हम देख रहे हैं वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। अब ट्रेनें शुरू हो रही हैं, पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन कियोस्क की स्थिति थोड़ी बहुत वहां पर भी दिख रही है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका टिकट नहीं बन पाया, वो भी इस उम्मीद में आ गए कि हो सकता है कि हमें जाने दिया जाए। ये जो है उनको कैसे कंट्रोल, उनके लिए क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में रख सकते हैं? क्योंकि लोगों का मानना और यह समझना कि उनके जरिए ही ये बीमारी रुकेगी शायद सबसे जरूरी है। जी अमित। जी देखिए, सबसे बड़ी बात, कल प्रधानमंत्री मोदी ने एक बात भी कही, जो मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की, उसमें उन्होंने ये कहा कि जब तक कोई वैक्सीन नहीं बन जाता है, जब तक कोई इलाज की नहीं होती, तब तक सोशल डिस्टेंसिंग ही कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है हम लोगों के पास। तो निश्चित तौर पर आप तमाम आज़ादी दे, छूट दे। एक बड़ी चिंता, ये एक बड़ा डर इस बात को लेकर है कि जिस तरह से लाखों लोग श्रमिक स्पेशल ट्रेन के जरिए गाँव में पहुंचे हैं, इसीलिए कल प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी एक बड़ी चुनौती है कि गाँव में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकें। इसको लेकर खास रणनीति होनी चाहिए। निश्चित तौर पर अब देखिए, ट्रेन शुरू हो रहा है, ट्रेन के भीतर में अगर आप भले ही सोशल डिस्टेंसिंग के साथ एक बर्थ को भले ही छोड़ दें, कि टॉयलेट जो होगा वो एक ही होगा, एक ही टॉयलेट को सारे लोग इस्तेमाल करेंगे, उस टॉयलेट, उसकी वजह से भी बहुत सारी मुश्किलें हो सकती है। तो बहुत ही मुश्किल है, इतना आसान नहीं है कि आप आर्थिक गतिविधियों को भी फॉलो करें और सोशल डिस्टेंसिंग। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री के भाषण में शाम को एक बड़ा अहम जो मुद्दा होगा वो ये होगा कि तमाम आर्थिक गतिविधियों को हम चालू रखेंगे, खोल रहे हैं, आपको राहत दे रहे हैं, लेकिन सबसे अहम इस लड़ाई को अगर हमें जीतना है, हमें उसको कोरोना को हराना, तो हर एक इंसान की भागीदारी इसमें जरूरी है। वरुण भी मेरे साथ लगातार मेरे साथ लाइव दिल्ली से जुड़े हुए हैं। वरुण, अभी तो कुछ देर पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी सुझाव उन्होंने मांगा है दिल्ली के लोगों से कि आखिर लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए या नहीं। इससे पहले हमने देखा था कि जब शराब की दुकानों खुली थी तो उस वक्त कैसे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी थी, उसकी नाराजगी उन्होंने जाहिर की थी। ऐसे में क्या दिल्ली को लेकर के उम्मीद लगाई जा सकती है आज संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के? देखिए, पहली बात यह है कि जैसे तमाम सहयोगी मेरे बता भी रहे थे कि हर कोई चाहता है, हर स्टेट की ये मंशा है कि फिलहाल जो आर्थिक गतिविधियां हैं उसको खोला जाए। दिल्ली भी लगातार इस बात की डिमांड कर रही है कि आर्थिक गतिविधियों को खोला जाए, कंटेनमेंट जोन पर काबू करते हुए वहां पर रेड जोन में किसी प्रकार की कोई गतिविधि ना हो। इसके अलावा बाकी दिल्ली को सुचारू रूप से खोलने की व्यवस्था की जाए। सीधे तौर पे दिल्ली के हालात जो आर्थिक रूप से हैं, आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल ने कहा भी था कि पिछले साल अप्रैल में 3,500 करोड़ का रेवेन्यू आया था और इस बार अप्रैल में आया है 300 करोड़ का। तो आप मानिए कि स्थिति कितनी ज्यादा खराब है। लगातार राज्य आर्थिक रूप से दिक्कतों में घिरता जा रहा है। हालात ऐसे भी हैं कि शायद अगले 2-3 महीने में सरकार के पास इतना पैसा भी ना हो कि वो तनख्वाह भी बांट सके। तो ऐसी परिस्थिति में पहली प्रायोरिटी लगातार सरकार की ये है कि गतिविधियां शुरू की जाएं, आर्थिक रूप से जो भी हो, फैक्ट्रीज खोली जाएं
कम स्टाफ के साथ सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जाए। और इसी सोच के हिसाब से कल मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के सामने अपनी बात भी की थी। और कंटेनमेंट जोन के जो तरीका है उस पर भी उन्होंने कहा कि आप रेड जोन सबको बना रहे, रेड जोन सबको बनाइए। अगर एक चिन्हित एक निश्चित जगह पर अगर कोई कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है, उस एरिया को सील किया जाता है, तो आप पूरे डिस्ट्रिक्ट को सील नहीं कर सकते। तो ऐसे में जो पॉलिसी है, जो सोच है, उसको बदलना होगा। हमें तय करना होगा कि आर्थिक वार्ड वाइज या फिर कंटेनमेंट जोन जो हमें डिवाइड करने हैं वो हमें इस तरीके से करने होंगे कि एक निश्चित एरिया रहे, वो व्यापक एरिया ना बन के जाए। इसीलिए लगातार दिल्ली सरकार इस बात की डिमांड करती जा रही है। इसके अलावा आर्थिक रूप से दिल्ली सरकार चाहती है कि दिल्ली में ट्रांसपोर्टेशन, इसके साथ साथ फैक्ट्रीज, इसके साथ लोगों को सुविधा के साथ उनको अपने गंतव्य तक जाने की व्यवस्था और जो भी मजबूती इस समय दिल्ली की आर्थिक रूप से चीजें दे सकती है, ये कहीं ना कहीं देखना होगा। और संदीप अग्रवाल जी भी जो पीएचडी टेलीकॉम कमेटी के हैं वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अग्रवाल साहब, क्या उम्मीद है कि प्रधानमंत्री, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि केंद्र सरकार पर जबरदस्त दबाव है, सबको खुश रख पाना या सभी चीजों को, जितनी डिमांड्स हैं उनको पूरा कर पाना संभव नहीं है। सर बिल्कुल संभव नहीं है, मगर अगर हम इंडस्ट्रियल एक्टिविटी शुरू नहीं करेंगे तो ये और असंभव होता चला जाएगा। हम एक जान को बचाने के लिए लाखों करोड़ों जानों को दांव पे अब नहीं लगा सकते। ये प्रधानमंत्री जी ने खुद ही कहा कि अब जीविका उतनी ही इंपॉर्टेंट हो गई है। तो इस बात को समझते हुए और मानते हुए मुझे लगता है कि सरकार अब पॉजिटिव जरूर बोलेगी और इंडस्ट्रीज को चालू होने के लिए सारी फैसिलिटीज देगी। अभी क्या डिमांड है सर आपकी? डिमांड क्या है? क्या चाहते हैं कि सरकार आपके लिए करे? हेलो हेलो जी हाँ सर, क्या डिमांड है आपकी? क्या चाहते हैं कि सरकार को करना चाहिए? सर एक तो हम चाहते हैं कि जो भारत सरकार के उद्यम है, पीएसयूज हैं, उन्होंने इंडस्ट्री के करीबन 1 लाख करोड़ रुपए की पेमेंटें देनी है। उसमें से ज्यादातर एमएसएमई है, 90% कंपनियां, उन सब की अगर वो सरकार पेमेंट देती है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, भारत सरकार को जीएसटी ज्यादा मिलेगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। तो गवर्नमेंट को सपोर्ट कम करना पड़ेगा अपने वर्कर्स को, उसकी वजह से उसका खर्चा गवर्नमेंट का कम होगा। तो मैं चाहता हूं कि टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर खास तौर पे करीबन 20,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने पे करने बाकी हैं अपनी इंडस्ट्री को, वो जल्द से जल्द अगले 15 दिन के अंदर भारत सरकार सबको पेमेंट कर दे, खास तौर पे एमएसएमई सारी कंपनियों को विद इंटरेस्ट। एक साल से 6 महीने से, कोरोना तो अब आया है, 1 साल से इंडस्ट्री को पेमेंट नहीं दी गई है और उनको मारा जा रहा है। तो ये जो पीएसयूज ऐसा कर रहे हैं, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री हर पैसे को रोक के बैठ जाती है। ये शायद प्रधानमंत्री जी को इस बारे में पता नहीं लगता, क्योंकि हम छोटे इंडस्ट्री हो जाते हैं, 2-4-5 हजार करोड़ की बातें समझ में नहीं आती। मगर वो जो 20,000 करोड़ रुपए टेलीकॉम इंडस्ट्री को, जिसमें से करीबन 5,000 करोड़ 90% लोगों को, एमएसएमईज को जो पैसा मिलना है,